स्वागत है इस चैनल पर एंड वेलकम टू द चैनल। I hope you all are doing good and this is the most anticipated video of this channel. Uh, Many of you have asked me to share my GS strategy with you all. So this is the video that you have been asking for and यही वो वीडियो रहेगी जो मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल अपनी स्ट्रेटजी अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूंगा। और पूरा देखना, वीडियो लंबी होगी अगर तो 1.5x की स्पीड पर देख लो। शेयर कर देना तो थोड़ी स्ट्रेटजी लोगों को और पता चल जाए अपनी दोस्तों के साथ जिनको चाहते हो कि हाँ वो भी कुछ अच्छा करें, तो उनसे भी शेयर कर देना। ये जो वीडियो रहेगी ये मेरे अब तक के जो एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस हैं, मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उन एक्सपीरियंस से निकाल के, है ना, जितना भी स्कोर किया और जितना भी आपको पता ही है, आप मेरे मॉक्स अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी से वाकिफ़ हो तो आपको पता होगा जो भी है स्कोर मेरे क्या रहते हैं, तो उसी से स्ट्रेटजी ये डिराइव्ड है। और स्ट्रेटजी टू गेट वन पोस्ट, सिर्फ आपको एक पोस्ट की ज़रूरत है जो अनएम्प्लॉयड का दाग है वो हटाने के लिए। तो अभी के लिए एक पोस्ट के लिए ये वीडियो इनफ रहेगी जीएस स्ट्रेटजी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, पूरी वीडियो फुल देखना और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में और अपने पूरे हिस्ट्री के बारे में। तो चलो पहली, और ये मेरा रिजल्ट है अभी लेटेस्ट जो अभी भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। ये CBT 1 है आरआरबी का अंडर ग्रेजुएट, ये CBT 2 है ग्रेजुएट, ठीक है। तो आप इनमें एक चीज़ कॉमन देखोगे कि जो रॉन्ग आंसर्स हैं मेरे, रॉन्ग आंसर्स हैं वो थोड़े से कम हैं, जिसकी वजह से स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में तो जब आंसर आता है आप तभी टिक लगाते हो, इंग्लिश में भी बहुत हद तक आपको पता होता है तभी आंसर पे टिक लगाते हो, लेकिन जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप बहुत बार तुक्के लगाते हो, गैस वर्क करते हो, जो मैं भी करता हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मैं खुद करता हूँ गैस वर्क, लेकिन वही इसी बात को कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। और इसी एक्यूरेसी को ही आप जीएस में सुधार सकते हो, तभी आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव करेगा, है ना। इसी एक्यूरेसी की बदौलत आपको, अच्छा मैंने जो यहाँ लिख रखा है नथिंग कॉम्पैक्ट, तो मैं स्ट्रेटजी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नथिंग कॉम्पैक्ट, मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने को कि हाँ मैं यहाँ सेलेक्टेड हूँ या यहाँ हो चुका है मेरा। ये मेरे पिछले कुछ रिजल्ट्स हैं जिसमें CGL का सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये स्कोर था 324, और GS कंप्यूटर में आपको पता है वो 0 थे, तो इस वजह से वो भी कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाया कुछ कॉम्पैक्ट में, तो इसलिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो से थोड़ा दूर रहता हूँ, है ना। जब कुछ कॉम्पैक्ट हो, कुछ दिखाने लायक हो तो बताना होता है, तो उस बात में दम होता है। ओके, अभी आप एस्पिरेंट्स हो तो आपकी बात में इतना दम नहीं होता है, तो इस वजह से मैं बचता हूँ स्ट्रेटजी वीडियोस से, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने पूछ लिया है तो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ, और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, नेशन वांट्स टू नो दैट व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन। देखो सबसे पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो EPFO का दिया था, ठीक है, 2023 में। तभी मेरा ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, मैंने मास्टर्स कर रखी है इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। और ग्रेजुएशन भी मैंने BA करा हुआ है, प्लेन BA ना, आपको पता होगा प्लेन BA का मतलब, प्लेन BA किया हुआ है मैंने, वो भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट से ही किया हुआ है, ठीक। और 2023 में 22 में ही 23 में मेरा हो गया था MA, तो मैंने फिर कंपटीशन की लाइन में कदम रखा। मैंने पहला एग्ज़ाम EPFO दिया, तो उस वक्त जो 20 जुलाई की जो स्टूडेंट्स की हालत थी दिल्ली में, उस एग्ज़ाम को देने के बाद मेरी भी वही हालत थी, जिस हिसाब से वो एग्ज़ाम था मुझे अपनी औकात पता चल गई थी, है ना। तो बहुत ख़राब एग्ज़ाम था वो मेरा, मेरे फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस समझ लो उसको, बहुत बेकार, बिल्कुल सर के ऊपर से सब कुछ गया। तो मुझे पता चला कि मैं अभी कितना पानी में हूँ, है ना। सो उसके बाद मैंने जो प्रिपरेशन शुरू की है अभी तक वो कर ही रहा हूँ, तो अभी कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कितना मैं पढ़ता हूँ, मेरे सोर्सेज़ क्या हैं, एक कॉमन मिस्टेक जो मैं भी करता था, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊँगा। तो इनको मैं सेक्शन वाइज़ डिवाइड कर दूँगा इस वीडियो में, आप लोग जो भी सेक्शन चाहते हो देखना वो देख लेना, ओके। तो हाउ मच आई स्टडी, पहला क्वेश्चन का जवाब तो यही है, हाउ मच आई स्टडी। देखो मैं अभी फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे रहता हूँ। मैं ज़्यादा भी नहीं रहता हूँ कि मेरे कोर्स कम हो जाएँ, मैं इस कोर्स को बढ़ाने के लिए पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ और कंटेंट क्रिएशन कम करता हूँ, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन मैं कम करता हूँ और पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं थोड़ा-सा यूट्यूब पे एक्टिव भी हूँ लेकिन नहीं भी हूँ, ठीक। फुल टाइम स्टूडेंट हूँ तो अराउंड 8 टू 9 आवर्स कभी-कभी हो जाते हैं पढ़ाई के, और कभी-कभी ये 5 आवर्स मैक्स चला जाता है बस, किसी-किसी दिन, जैसे कल परसों के दिन, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, दिमाग सारा वहीं पर लगा हुआ है ना, थोड़ा-सा, तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा
उनको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन ये भी नहीं होगा कि सपोर्ट भी ना करूँ, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। तो हाँ, लेकिन ये है कि 8 टू 9 आवर्स आपके मैक्स आपको जाने चाहिए आज के टाइम। इस वक्त कंपटीशन को देखते हुए इतना टाइम आपको सर्व करना है। सोर्सेज के बारे में आगे बताऊंगा। एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आगे ही बताऊंगा, ठीक है, लगे रहो वीडियो पे। और आपका टारगेट मैं इसके बारे में अभी बता देता हूँ। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको आपको क्या, मेरी खुद की हाल ऐसे हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि हर मॉक में या हर एग्जाम में मैं जीएस को 80% भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ और 80% एक्यूरेसी में कराऊँ। ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सब सिर्फ पिक्चरों में होता है, ठीक। दूसरी चीज़ जो टारगेट आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर प्री में 25 टॉपिक्स आए हैं, ओके, अगर आपके प्री में 25 टॉपिक्स आए हैं, 25 क्वेश्चन के 25 टॉपिक्स आए हैं, तो आपको उसमें से 18 से 19 टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो आपके कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे, ओके। आपने कहीं तो पढ़े हुए होंगे, आप रिकॉल कर पा रहे हो मॉक के टाइम या एग्जाम के टाइम नहीं कर पा रहे हो, बात दूसरी है। लेकिन आपको 18-19 टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो आपके कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स को हटा के, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा टारगेट आपका होना चाहिए कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए जीएस में कि अगर मॉक्स में इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं 18-19 टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए उनमें से जो आपने पढ़े हुए होंगे। आप रिकॉल कर पाते हो नहीं कर पाते हो वो आपको स्ट्रेटजी में मैं बताऊंगा, लेकिन इतना तो आपका टारगेट आप ये बांध के चल लो, कहीं पर लिख लो, कहीं पे गट्ठी बांध लो, जो भी गठरी बांध लो, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रहना है। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेशर्स वर्सेस रिपीटर्स की। आप में से मैक्स लोग जो हैं मेरे साथ, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, जो मेरे चैनल से पिछले 1 साल से जुड़े हुए हो, है ना? उनमें से 50% का मुझे लगता है हो गया है सिलेक्शन, क्योंकि अब वो दिखते नहीं हैं, और 50% ऐसे हैं जो अभी भी रिपीटर्स हैं और बाकी सब फ्रेशर्स हैं। तो फ्रेशर्स के लिए मैं अलग बता रहा हूँ। पहली चीज़, फ्रेशर्स, ये चीज़ ध्यान रखो कि ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है, कभी मैं भी फ्रेशर था, तो इसको सीरियसली लेना, जो भी मैं बताऊँगा। और जो रिपीटर्स हैं तो उन्हें तो मैं बता ही दूँगा। तो सबसे पहली चीज़, आपको फुल बैच लेना चाहिए या सिर्फ यूट्यूब से काम चल जाएगा? देखो, अगर आप फ्रेशर हो और आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको यूट्यूब ही इनफ है। इतना कंटेंट इस यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि आपको, अगर आप अपना आलस ज़रा-सा छोड़ोगे और यूट्यूब पे ध्यान देके पढ़ोगे, अपनी अ, जो कहते हैं कि माइंड डाइवर्ट होने वाली चीज़ों को दूर रखोगे, तो आप आराम से यूट्यूब से ही वो फ्रेशर्स जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, उनको यूट्यूब ही इनफ है, ठीक है? यूट्यूब ही इनफ है। अब जो दूसरे बैकग्राउंड से थे, कॉमर्स या मैथ्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फुल बैच लेना। क्यों लेना? क्योंकि फुल बैच से होता क्या है, आपको पहली चीज़ नोट्स मिल जाते हैं, बनाने नहीं पड़ेंगे, है ना? क्योंकि नोट्स मेकिंग एक तरीके का विशियस सर्कल है, जिसको आप बनाते ही रहते हो। नोट्स आपने बनाए, फिर उसको और क्रिस्प नोट आपने किए कर लिए, है ना? फिर आपने उस क्रिस्प नोट के भी नोट्स बनाने शुरू कर दिए। फिर न्यू टॉपिक्स आए, फिर आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये एक विशियस सर्कल है, ये कभी खत्म होने वाला सर्कल नहीं है, ठीक है? तो नोट्स बनाने से आपको बचना होगा इस वक़्त जब तो आपके पास टाइम कम है। तो फुल बैच अगर आप लेते हो, किसी का भी लो, मैं कोई स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं लेता क्योंकि मैंने खुद के किसी का कभी बैच नहीं लिया जीएस के लिए, ठीक है? मैं ये लिख के दे रहा हूँ। रियल है कि मैंने कभी कोई बैच नहीं लिया। तो फुल बैच अगर आप लेना चाहते हो तो किसी का भी ले लो, वेदर इट बी परमार सर और जो भी चैनल्स हैं, करियर व्हील है, जो भी पढ़ाते हैं सर लोग, तो आप उनसे फुल बैच ले लो। फुल बैच का मतलब क्या होता है कि आप इसमें एक टारगेट मिलता है, टारगेट ग्रुप एक तरीके से चलता है इसमें। जब टारगेट मोड पे आप काम करते हो जीएस में, तो आपके स्कोर इम्प्रूव करते हैं। तो फ्रेशर्स, वो जो साइंस बैकग्राउंड या दूसरे बैकग्राउंड से हैं, वो फुल बैच से शुरू करें। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे पहले ही, तो आप यूट्यूब आपके लिए इनफ है। और यूट्यूब के लिए कौन-सी प्लेलिस्ट है, वो आपको यहाँ पर दिखती जाएँगी, ठीक है? वो आती जाएँगी, आप इस चैनल पर जाके भी चेक कर लेना। वो प्लेलिस्ट मैं पिन कर रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट आप इस्तेमाल करो और यूट्यूब की उन प्लेलिस्ट से आप सीरियसली पढ़ लेना, ठीक? मेरी बात करूँ, मैंने क्या किया था, मैंने इंडिविजुअल बुक से पढ़ा है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी ही पढ़ा। तमिलनाडु और ये सब, क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने जब शुरू किया था 2023 में, तो मैंने, सॉरी 23 में, तो 4 महीने मैंने यूपीएससी की बाय हार्ट प्रिपरेशन की थी। क्योंकि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और आप यूपीएससी का कीड़ा ना हो,
तो फिर आप खाक आर्ट बैकग्राउंड से हो, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो 4-5 महीने आपके आराम से चले जाते हैं। तो मैंने भी 4 महीने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और इंडिविजुअल बुक से ये टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो मेरी जीएस उससे भी थोड़ी बेसिक कंप्लीट है ना। तो बेसिक, सबसे पहली चीज़ तो मैं लिखना भूल गया कि बेसिक आपको बिल्कुल अपना रिजिड बना देना है, इतना रिजिड बना देना है कि आपको बेसिक से तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। न्यू क्वेश्चंस बनते हैं न्यू पैटर्न पे, तो वो आपको दिक्कत नहीं देंगे अगर आपका बेसिक मजबूत है। ओके, तो ये मेरी प्रिपरेशन के बारे में था और फ्रेशर्स वर्सेस रिपीटर्स के बारे में मैंने बता दिया। रिपीटर्स हो अगर, तो आपको रिपीटर हो तो आप मेरी स्ट्रेटजी से जानते ही हो कि मॉक्स को रिवाइज करने से ही सारा कंप्लीट होता रहता है। रिपीटर्स को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन फ्रेशर्स में अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो यूट्यूब आपके लिए इनफ है। मैं पिन कर दूंगा प्लेलिस्ट जो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर देगी। और फुल बैच ले सकते हो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और बिल्कुल नील हो, जीरो हो जीएस पे, तो आप फुल बैच ज़रूर ले लो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी और आराम से पढ़ लोगे उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप मैं बात करता हूँ मेन सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपको कैसे कंप्लीट करने हैं। मेरी बात करूँ तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बताया, इंडिविजुअल बुक से कंप्लीट किए हुए हैं, है ना। और आपको पता है मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं और टाइम भी अच्छा खासा हो गया, तो अब वो रिवाइज कर करके मैं खुद एक तरीके का मेरा दिमाग ही बुक बन गया है ना। तो पॉलिटी के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो नोट्स ले लो किसी के जहाँ से भी मिले, और नहीं तो प्लेलिस्ट जो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ उनको देख लो। और मेरा जो सोर्स है इंडिविजुअल, वो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सोर्स है वो सिर्फ एक लूसेंट अब बचा हुआ है मेरे पास। शुरू किया मैंने पॉलिटी की एक बुक से, लक्ष्मीकांत से, ठीक है। उसको 2-3 बार मैं अपनी पूरी बुक पढ़ी, बुक भी ऑनलाइन ही पढ़ी, यूट्यूब से हेल्प लेकर पढ़ी, खुद से नहीं पढ़ी। और फिर उसके बाद अब मेरे पास सिर्फ लूसेंट है और लूसेंट मेरे लिए एक तरीके का नोट है, ठीक है। नोट्स मैंने नहीं बनाए इन सभी सब्जेक्ट्स के, अब लूसेंट जो मेरे पास है बस वही एक तरीके का नोट्स है मेरे पास। मैं अभी लास्ट में उसकी हालत दिखाऊंगा, मेरे पास जो बुक है की हालत क्या। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और उसके बाद अब लूसेंट है, हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी और फिर लूसेंट है। सारे ही सोर्स अब मेरे बस यही बचा है, एनवायरनमेंट के लिए भी यही है, ठीक है। तो आपको लूसेंट पढ़ना अच्छा लगता है लूसेंट पढ़ लो, या कोई भी बुक ऐसी ले लो जो कॉम्पैक्ट वे में सारी चीज़ें लिख दे और आपको नोट्स बनाना ना पड़े, आप बस उसी को रेफर करो, जब भी पढ़ो उसी को रेफर करते रहो, उसी को रेफर करते रहो, यहाँ तक कि उसकी फट के 4 हो जाए उस बुक की। तो मेरी उस बुक की हालत भी मैं दिखाऊंगा, ठीक। अब शुरू करता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। मैंने एक सीरीज शुरू की है, आपको पता है ना। कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैंने एक सीरीज शुरू की है जो पिछले मॉक्स में, प्रीवियस इस हफ्ते के मॉक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस से मिलेंगे मैं वो बताऊंगा। और उन्हीं में से देखो, मैंने पिछली बार अभी पिछली वीडियो में, वो वीडियो मैंने यहाँ पिन कर दी है, उसमें देखोगे तो मैंने प्रेसिडेंट बताया था, पार्लियामेंट बताया था और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे। 4-5 मॉक्स जो दिए जाते हैं हर हफ्ते, उनमें से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों में से थे, है ना, समझ रहे हो। तो एक सेटिस्फैक्शन जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ आने का होता है वो यहीं से आपको मिलेगा। प्रेसिडेंट चैप्टर पॉलिटी में, पार्लियामेंट चैप्टर, पार्ट्स, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, केसेस और पंचायत। पंचायत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी वाले तो इसको रट डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये पॉलिटी से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहले आपको अगर फोकस करना है किन्हीं चैप्टरों पे, टाइम कम है, तो सबसे पहले इन चैप्टर्स पे आप फोकस करो। ओके। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें से क्वेश्चन जो है हमेशा बदल-बदल कर आते हैं। हमेशा सेम च आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, है ना? इनमें तो क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक से, लेकिन ये वाइड सब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपको इंडिविजुअल टॉपिक मैं नहीं बता सकता कि कौन-सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं, है ना? तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब इनके लिए भी प्लेलिस्ट है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, प्लेलिस्ट मैं पिन कर रहा हूँ, या मेरे चैनल पे जाके देखना, प्लेलिस्ट वहाँ पर मिलेगी आपको। हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंशिएंट में अगर मैं बताऊँ तो इंपॉर्टेंट साइट्स को पढ़ो, मोहनजोदड़ो हो गया, या नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक साइट्स हो गई। और फिर उसके बाद अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, उनकी साइट्स को पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो। महाजनपद के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, महाजनपद में भी। और फिर उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, तो ये इसी में, इन्हीं 4 चैप्टर्स में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। मेडिएवल हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये 20% ही रखता है। ये लगभग 50 नहीं लेकिन 30% रखता है, और ये 20% और ये 50% है पूरे हिस्ट्री का। तो जिसमें आपको ज़्यादा समय देना है, आपको पता चल गया कहाँ पर आपको ज़्यादा समय देना है, ठीक है। ये साइंस और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने कुछ नया नहीं किया,
परमार सर की सीरीज़ है या वीडियो है, उसी को एक बार कर लो, या जो भी चैप्टर, जो भी टीचर आपको पसंद हो उससे कर लो, है ना। मैं कोई वो नहीं बता रहा, लेकिन आपको जिस भी टीचर से पसंद हो उस टीचर से कर लेना। एनवायरनमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा एक ही लेक्चर में। और एनवायरनमेंट चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स और ये रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, इन सबको भी रट डालो, ठीक है। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी में साइट्स को भी याद रखना। रामसर साइट्स हो गई, खैर वो तो यहाँ पर तुम मान लो यहाँ पर है, ठीक। साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, साइंस बैकग्राउंड वालों को, उनके लिए तो साइंस में कुछ है नहीं। और साइंस के लिए भी पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस को पीवाईक्यू से ज़्यादा आप समझ पाओगे, तो पीवाईक्यूज पे ज़्यादा ध्यान दो साइंस के लिए। बाकी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन सिस्टम्स, ये बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में आप अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखोगे तो उसमें आपको पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मिक्सचर्स मिल जाएंगे। ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उनके अंदर बाकी के टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? तो अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 70% सिलेबस तो यहीं से कंप्लीट होता है। एसएससी और आरआरबी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 70% सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाता है आपका। फिर जो 30% बचता है उसके लिए मैं आगे स्लाइड्स हैं वो बताऊंगा। अब जो इम्पोर्टेंट है कि कितनी बार आपको ये रिवाइज करना है। देखो मेरी बात करूँ तो मैंने इन्फिनिट टाइम ऑफ तो रिवाइज कर चुका हूँ इसको, इन्फिनिट टाइम, कोई गिनती नहीं है कि मैंने कितनी बार इन सब चीज़ों को रिवाइज किया हुआ है, कितनी बार रिवाइज किया हुआ है, क्योंकि आप जितना रिवाइज करोगे आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा। इसमें यही फॉर्मूला लगता है, रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कोर्स, ठीक है। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कोर्स। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कोर्स, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इस सब्जेक्ट्स में बढ़ेगा। ओके, तो ये था इस स्लाइड का पूरा सार, मैंने बता दिया आपको। अब मैं अपनी कंडीशन दिखाता हूँ, मैं अपनी बुक की। देखो पहले आपको बताया मैंने इंडिविजुअल बुक से शुरू किया, इंडिविजुअल बुक्स को पढ़ चुका। अब मुझे नोट्स की ज़रूरत होती है जब भी मुझे रिवाइज करना है, तो मैंने लूसेंट एज अ नोट्स, एज माई नोट्स आई एम यूजिंग लूसेंट। लूसेंट ये 2000 कब का मॉडल है यार, शायद लेटेस्ट एडिशन है, लेकिन मैंने 2023 में ही इसको मंगा लिया था और 3 साल में ये एकदम ख़त्म हो चुकी है। अब ये इसका लास्ट साल है। आई एम बेगिंग इट टू स्टे विद मी फॉर 1 more year सो दैट आई कैन गेट 1 post, है ना। तो 1 साल और रुक जाए बस मेरे साथ, और मुझे 1 पोस्ट तो मिल ही जानी है। अब आप मुझे, मैं आपको इसमें दिखाना चाहता था कि जिसमें जो ब्लैंक स्पेस होता है, सब कुछ तो लूसेंट में दिया नहीं है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है मैंने इसका इस्तेमाल इसी तरीके से किया है कि भरता चला गया हूँ। जो भी नोट्स, जो भी चीज़ें नई पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं वो इसमें भरता चला गया हूँ। तो एक तरीके से हाफ लूसेंट मैंने अलग से लिख दी है उस लूसेंट के अंदर, उस लूसेंट के अंदर हाफ लूसेंट मैंने अलग से लिख दी है। ये हाल है इस लूसेंट का। तो इस तरीके से जब आप रिवाइज करते हो, एक ही सोर्स को बार बार पढ़ते हो, आपको ये तक पता होना चाहिए किस पेज पर क्या लिखा हुआ है, किस टॉपिक को कहाँ ढूंढना है, तो फिर आप उस बुक का सही इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा एक ही सोर्स इस वक्त जो लेटेस्ट अभी जो है मेरे पास, यही एक सोर्स है, वो है लूसेंट, और लूसेंट की ये हाल है मेरा। तो आपके पास जब एक सोर्स होता है तो आप ज़्यादा माइंड इधर उधर नहीं जाता, बाकी आपका ब्रेन काम करता रहेगा। इससे बड़ा सोर्स जो है वो मेरा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है, ब्रेन का कौन सा पार्ट मेमोरी के लिए काम आता है ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो रिवीजन भी ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट और कंप्यूटर पे। देखो ये मैंने जो आपको दिखाया था, ये मैंने बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, ये सब इन्हीं से मैं कर चुका हूँ, इन्हीं से को अब रिवाइज करता हूँ। अब जो मेरे पास स्टैटिक सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर की बात करूँ, एक ही सोर्स मैंने जो फॉलो किया है स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए, वो है परमार एसएससी। ओके, अब मैं, आप समझ, चाहे आप इसको एडवर्टीजमेंट समझो या कुछ भी समझो, देखो मुझे मुझे पहले तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। स्टैटिक मतलब ये स्पोर्ट्स हो गया, फोक डांस हो गए, ठीक है, फोक डांस हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, और ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बाकी एग्जाम्स में नहीं मिलते हैं। जैसे बैंकिंग में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको आरआरबी और एसएससी के बैकग्राउंड्स वालों को ही ये पढ़ना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अगर पढ़नी है तो मैं परमार एसएससी ही रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं से पढ़ लो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होगा स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन इनमें नोट्स ज़रूर बना लेना। ट्रिक्स जो भी याद करने के लिए ट्रिक्स आपको समझ में आए, उन ट्रिक्स को ज़रूर लिख लेना, क्योंकि और नोट्स नोट्स आपको A4 शीट पे बनाने हैं। आप बच्चे नहीं रहे हो
कि आप वो लाइन वाली कॉपीज़ लाओ, A4 शीट ले आओ, ठीक है, जो जिस पे फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं ज़ेरॉक्स वाली, उस पे आप नोट्स बनाना शुरू कर दो और इन टॉपिक्स के आप नोट्स चाहो तो बना लो, कोर्स छोड़ देना, लेकिन ये फ़ोक डांस, क्लासिकल डांस, इन सब के नोट्स ज़रूर बना लेना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सोर्स बस एक ही है, वो परमार एसएससी, आप उससे करो और ज़्यादा माथापच्ची मत करो। ये मत देखो कि कौन टीचर कैसा है, आपको पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है इस वक़्त, जहाँ से भी जो भी मिल रहा है उसको लो और आगे बढ़ो, ठीक है? तो ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब वो मेक एंड ब्रेक, जैसे फ़र्रुख सियार कह रहा हूँ, सैयद ब्रदर्स थे मुगल्स के टाइम, मेक एंड ब्रेक वाले, वैसे ही अब ये कंप्यूटर हो चुका है, ठीक है? क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ग्रेजुएट लेवल जो एनटीपीसी का होता है इस बार 2025 वाला जो मैं अभी देके आया हूँ, इसने भी 4 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पूछे थे वो आसान क्वेश्चन नहीं थे, कि आपको शॉर्टकट्स पूछे गए हों और ये सब। इन 4 क्वेश्चंस ने ही कितने बच्चों का अराउंड कितने 6-7 नंबर घटा दिए हैं, ठीक है? क्योंकि चारों के चारों क्वेश्चन ऐसे थे कि आप सिंपली लगाओ और आगे बढ़ो वाले नहीं थे, आपको सोचना पड़ता और सोचने के बाद भी वो ऑप्शन गलत हुए। मेरे खुद के 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इन 4 में से। तो कंप्यूटर बहुत मेक एंड ब्रेक बना रहा है और सीजीएल में तो आपको पता है इसने आतंक मचा दिया। 360 नंबर वाले भी बच्चे 0 नंबर या 10 नंबर लाए जी कंप्यूटर में और वो फेल हो गए। तो कंप्यूटर के लिए एक प्लेलिस्ट में अमन सर की पिन कर रहा हूँ, उसको आप बाय हार्ट 2-3 बार कर लो, है ना? उसके ऊपर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? फिर मैं बता रहा हूँ, अमन सर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, तो मैं पिन कर रहा हूँ, तो आप पढ़ लेना, ठीक है? और कंप्यूटर के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स अब इम्पोर्टेंट हो गया, पहले नहीं था, क्योंकि अब आरआरबी भी कॉन्स्टेंटली एग्ज़ाम लेने लगी है और एसएससी भी अब करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देने लगी है। तो अराउंड आपको पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। जो भी न्यू स्ट्रैटेजीज़, जो भी अच्छा, करंट अफेयर्स में भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ठीक है? स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स किसी मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया है, किसी स्कीम्स के बारे में, बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ये सब आपको, अब आप इतना तो मैच्योर हो चुके हो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट आपको पता होंगे, है ना? तो सोर्सेज़ आप खुद इस पर डिपेंड करो, खुद आपका बताओ, देख लो। मेरा तो जो सोर्स है वो इंडोलॉगस जो एक चैनल है, मैं खुद उनसे इंडिविजुअल टॉपिक करता हूँ, इंडोलॉगस वालों से और परमार सर से, जो मंथली करंट अफेयर्स डालते हैं उनकी मैगज़ीन, ये कर लोगे बहुत है करंट के लिए, ठीक। बाकी न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे भी हैं इस वक़्त, क्योंकि आपको पता है कि अब फ्री में ही कॉम्प्रिहेंशन आने लगा है, फ्री में ही कॉम्प्रिहेंशन आने लगा है एसएससी में। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अगर टाइम हो तो एडिटोरियल ज़रूर पढ़ो, और अगर कहोगे तो मैं रोज़ अपने ग्रुप में एक एडिटोरियल डाल दूँगा, ठीक है? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल दूँगा, तो वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। कमेंट्स में बता देना, जो भी चाहिए हो बता देना, मैं करने को तैयार हूँ। आगे बढ़ते हैं तो करंट्स का मंथली, डेली और वीकली में ना घुसना। आप एक बार मंथली आएगा, है ना? मंथली को उठाओ और मंथली को पढ़ो। ये डेली और वीकली वाला सिस्टम मत रखना। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ना आपको पता है क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब तो कॉम्प्रिहेंशन उसमें भी आ गया है प्री में, और मेंस में तो रहता ही है। 3 कॉम्प्रिहेंशन इस बार मेंस में पूछे गए थे, 3 समझ रहे हो? 3 कॉम्प्रिहेंशन्स, बहुत ही टफ कॉम्प्रिहेंशन्स थे, पिछली बार की तरह नहीं थे। तो खुद समझ लो क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। फाइनली अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये जो पूरा सार था ये पढ़ने का, इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो, फ़ायदा आपके माइंड में एक तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपको अच्छे खासे टॉपिक्स पता हैं। अगर क्वेश्चन कोई पूछा गया है तो आप उसमें एलिमिनेशन लगा पाओगे, और ये सब डिपेंड कब करता है? ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपने मॉक्स को रिवाइज़ करने में दे रहे हो। पहले तो मॉक लगाओ, मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। हफ़्ते में 4 मॉक तो आपको लगाने ही लगाने हैं, अगर आप सीरियस हो, पहली बात तो ये। अगर सीरियस नहीं हो तो फिर जाने देना, सीरियस हो तो मॉक्स बहुत ज़रूरी है, मॉक्स लगाना, ठीक है? और जो स्कोर्स आते हैं मॉक्स में, खासकर जीएस में, तो हाइप मत किया करो। मेरे खुद के मॉक्स के जो जीएस के स्कोर्स हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। कभी 17 नंबर आते हैं तो कभी 40 नंबर आ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है मॉक का स्टेटस क्या था, मॉक में किन-किन टॉपिक्स पे ध्यान दिया गया था, तो वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अब मैंने जैसे शुरुआत में बताया, अगर 25 टॉपिक पूछे गए तो 18 टॉपिक आपको रिकॉल होने चाहिए थे उस जीएस में, उस मॉक में। तो उसके लिए जो मैं अब एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, की टेकअवेज़ फ्रॉम प्रीवियस मॉक्स, मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है, उसका लिंक यहाँ पर आपको आ गया होगा, उसको चेक करना।
यहाँ पर मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था कि कौन से टॉपिक्स आपको अब आगे एक हफ्ते के लिए पढ़ना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं अब डालूंगा हर हफ्ते मंडे को। तो ये आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ, रिवीजन भी करवाऊंगा उसी के साथ, जीएस में कैसे रिवीजन एक्टिव रिकॉल करना है। तो मैंने अभी तक जो भी बताया आप उसको एक बार फिर से चाहो तो कहीं लिख लो, चाहे रिवाइंड कर के देख लो कि किन सब्जेक्ट्स के कौन से टॉपिक्स को आपको पहले पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, बैच लेना है या नहीं लेना है ना। फिर उसके बाद अब मैं मॉक्स को साथ ही साथ आपके साथ ही आप बाकी सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। जीएस मेरे साथ रिवाइज करना बैठकर, मैं खुद लिखवाऊंगा, करवाऊंगा और उसको एक्टिव रिकॉल करवाऊंगा। अगले हफ्ते से, इसी हफ्ते से सॉरी मंडे से आएगा। तो ये पूरी सार थी मेरी स्ट्रेटजी की, यही है। कुछ देखो, कुछ स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती, आपके पास एक से एक टॉपर्स हैं, वो बता चुके हैं आपको कैसे पढ़ना है, तो मेरे पास कुछ नया नहीं है, मेरे पास सब वही सब है। एग्जीक्यूट आपको करना है, बता तो सब अच्छा अच्छा देते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन आपके पास होता है, आप कैसे करते हो। आलस है आपको तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। और ये जीएस की लास्ट टॉपिक या जो भी वीडियो आप कह लो, आप लोग जो डिमांड कर रहे थे, ये वही वीडियो है। कोई भी टॉपिक रह गया है अगर इस वीडियो में तो कमेंट्स में मैं बता दूंगा, हाँ लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा मुझे कि क्या रह गया। तो जो भी है समझ में आ गया होगा आपको। तो आई होप दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।